अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप गेम के दौरान निक्की ने देखा कि एक खूबसूरत महिला खड़ी हुई और चली गई। उत्सुकतावश वो अपनी गर्लफ्रेंड जेस की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। देखते हैं कि कितने लोग उसे देखने आते। पास में खड़ा लियुआन नाम का आदमी ये सब सुन लेता है और झुक जाता है। निक्की हंसते हुए सहमत हो जाती, मैं भी शर्त लगाना चाहती हूँ। वे दोनों डॉलर उछालते हैं। शर्त लगती है और गिनती शुरू होती है। जब लड़की स्टैंड से चली गई तो उन्होंने नतीजों का मिलान किया। 7 लोग उसे देखने आए थे। जिसने सबसे करीबी नंबर का अनुमान लगाया था, इसलिए वो शर्त जीत गई। लेवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दे दिए। फिर उसने एक और राउंड शुरू करने का सुझाव दिया। इस बार शर्त यह थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जैसे ये कहते हुए बाहर चली गई। मुझे इस खेल के नियम तक नहीं पता, लेकिन निक्की ने तुरंत 1000 का दांव लगा दिया। जैसे ही सीटी बजी, रेफरी ने फाउल का संकेत दिया और निक्की का अनुमान बिल्कुल सही निकला। उसने शर्त जीत ली। हालांकि लीवान हार गया, लेकिन वो और उत्साहित हो गया। उसने कहा, चलो दांव बढ़ाते हैं। इस बार $5000 का दांव। नया दांव ये था, अगला दांव पास होगा या रन। निक्की एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। लियोन ने अनुमान लगाया कि यह रन होगा, जबकि निक्की ने कहा कि यह पास होगा। सीटी बजी और खिलाड़ी गेंद लेकर भाग गया। निक्की $5000 हार गई। फिर भी शांत रहने की कोशिश करते हुए निक्की ने कहा, ठीक है, हम 5000 हार गए, चलो इसे खत्म करते हैं। और जेस को सुझाव दिया कि वे कुछ कॉफी पीने जाएं, लेकिन लियोन निर्दयी था। उसने कहा, चलो एक और खेलते हैं, इस बार $10,000। आखिरकार निक्की ने हार मान ली। अब दांव ये था कि अगला पास सफल होगा या नहीं। निक्की ने अनुमान लगाया कि यह सफल होगा, लेकिन लियोन ने गेंद को बीच में ही रोक लिया। निक्की फिर से हार गई। अब वो $15,000 से नीचे था। नकदी निकालते हुए वो घबराया हुआ था। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, चलो $50 के लिए एक करते हैं। जेस हैरान था। किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो फिर से हार गया और उसे $50,000 और देने पड़े। जेस ने उसे तुरंत रुकने के लिए कहा, लेकिन निक्की के अहंकार और हताशा ने उस पर हावी हो गए। बिना सोचे समझे उसने एक और दांव लगाया, इस बार $100,000 के लिए। लियोन हंसा, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? बिना कुछ कहे निक्की ने नकदी का एक पूरा बंडल टेबल पर फेंक दिया। ये देखकर लियोन भी उत्साहित हो गया। अब निक्की ने अपना दांव लगाया, अगला पास इंटरसेप्ट किया जाएगा। ये पूरा नहीं होगा, लेकिन इस बार पास सफल रहा। निक्की फिर से हार गई। वो हिल गया, यहाँ तक कि जेस भी उसकी हरकतों से दंग रह गया। लेकिन खेल अब एक गंभीर स्तर पर पहुंच गया था। फिर निक्की ने गिरोह के सारे पैसे डॉलर मिलियन दांव पर लॉ पर लगा दिए। इस बार निर्णय एक बड़े कार्ड ड्रॉ से होना था। लियोन लगातार जीत रहा था और अब वो उत्साह से पागल हो रहा था। वह निक्की को एटीएम मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझने लगा था। लियो ने अपना पत्ता निकाला। ये एक क्लब का 5 था। निक्की को जीतने के लिए बस 5 से बड़ा पत्ता चाहिए था। उसके जीतने की संभावना काफी अच्छी थी। निक्की ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पत्ता उठाया और उसे पलटा, लेकिन वो हार्ट का 3 था। जिस सदमे में तुरंत अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप स्टेडियम से बाहर जाने लगा, लेकिन लेविन ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ऐसा ही होता है, उसने उपहास किया। बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खेलने की यही कीमत होती है। ये सुनकर निक्की रुक गई और उसने $2 मिलियन का आखिरी दांव लगाया। इस बार विचार अलग था। निक्की ने लियोन को मैदान पर या बाहर किसी भी यादृच्छिक खिलाड़ी को चुनने की चुनौती दी और जिसको चुने गए खिलाड़ी की जर्सी नंबर का अनुमान लगाने के लिए कहा। लियोन हैरान रह गया, क्योंकि संभावना 100 में 1 थी। ये किसी के मन को पढ़ने जैसा है। जेस ने निक्की को अविश्वास से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन लियोन के एक सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर के लिए हाथापाई हुई और जेस को खुद को शांत करना पड़ा। निक्की ने धीरे से कहा, जरा मैदान को स्कैन करो, वो नंबर चुनो जो तुम्हें लगे कि तुम्हारा है। लियोन ने दूरबीन उठाई और एक यादृच्छिक खिलाड़ी का चयन किया। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को स्कैन किया। उसे हर जगह केवल जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे। वो कैसे अनुमान लगाती? तभी अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उसे याद आया कि निक्की ने क्या कहा था, वो नंबर चुनो जो तुम्हें लगे कि तुम्हारा है। वो उनका दोस्त फरहाद था, जिसने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। उसे एहसास हुआ कि ये सब निक्की की योजना का हिस्सा था। उसने नंबर 55 कहा और ये बिल्कुल सही था। लियोन दंग रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने सटीक जर्सी नंबर कैसे अनुमान लगाया। उन्होंने शर्त जीत ली थी, अपने सारे खोए हुए पैसे वापस पा लिए थे। नकदी से भरे 2 बड़े बैग के साथ जेस और निक्की स्टेडियम से बाहर चले गए। कार में निक्की ने जेस को बताया कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। वे काफी समय से लियोन पर नजर रखे हुए थे। लियोन हाई सोसाइटी में जुए की लत के कारण बदनाम था। उसके सामने कोई भी दांव लगाया जाता तो वो उसे रोक नहीं पाता था। निक्की की टीम ने पूरी तैयारी बहुत ही सावधानी से की थी। जैसे ही लियोन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके अवचेतन मन में 55 नंबर बैठ गया। यहाँ तक कि उसके सुरक्षा गार्ड के लेबल पिन पर भी 55 लिखा हुआ था। स्टेडियम ले जाते समय रास्ते में सभी साइन बोर्ड पर वो नंबर लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ दिखाया ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वो उसे सुने भी। दांव के दौरान उन्होंने वीआईपी लाउंज में सिंपैथी फॉर द डेविल गाना बजाया और 55 नंबर को कुल 124 बार दोहराया। लगातार ऑडियो रीइंफोर्समेंट से उसका ध्यान उस नंबर की ओर जाता रहा। उन्होंने उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई, जिसमें वो 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था, जिससे उसके दिमाग में एक विजुअल मेमोरी बन गई।
तो जब लियोन मैदान को अपनी दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से नंबर 55 की तरफ चला गया, नंबर 50। और जब जेस ने फरहाद को देखा तो उसने तुरंत 55 कहा। निक्की ने बताया कि जेस एक छोटा अंधा चूहा था जिसे बाद में पता चला कि वो पूरे समय लियोन पर गेम खेल रहा था। ये सब सुनकर जेस हैरान रह गई। वो निक्की से पूरी तरह प्रभावित थी। फिर कहानी कुछ दिन पहले की है, जहां हम देखते हैं कि निक्की एक बार में जाता है। वहां वो जेस को एक आदमी के साथ देखता है जो उसे परेशान कर रहा है। वह उस स्थिति से बच निकलती है और निक्की की मेज पर जाती है और उसे एक सुविधाजनक बलि का बकरा बनाती है। कुछ ड्रिंक्स के बाद जेस निक्की को बहकाती है और उसे अपने होटल के कमरे में ऊपर जाने के लिए मना लेती है। वे प्यार करने लगते हैं, लेकिन अचानक एक आदमी बंदूक लेकर कमरे में घुसता है और निक्की को गोली मारने की धमकी देता है। जेस का दावा है कि वो आदमी उसका पति है। ये निक्की बिना किसी परेशानी के मजाक में कहती है कि उसे कैंसर है और जेस को एहसास होता है कि वो उनके घोटाले में है। निक्की ने इस कोशिश की आलोचना करते हुए कहा कि ये बहुत ही क्रूर था और अगर वे वास्तव में उसे लूटना चाहते थे तो उन्हें ऐसा करना चाहिए था। फिर वो चला जाता है, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। जेस के होटल से जाने के बाद वो उसका पीछा करता है और उसे कॉफी के लिए आमंत्रित करता है। बातचीत के दौरान निक्की उसे दो भागीदारों के बारे में कहानी सुनाती है जो एक घोटाले में शामिल थे जो गलत हो गया। एक साथी को दूसरे को गोली मारनी पड़ी ताकि ऐसा लगे कि वे साथ काम नहीं कर रहे थे। उसने खुलासा किया कि वे साथी उसके पिता और दादा थे। उनमें से एक ने टॉलेडो पैनिक बटन नामक एक चाल का इस्तेमाल किया। जेस निक्की से उसे ठगना सिखाने के लिए कहती। वो सहमत हो जाता है और उसे बताता है कि ठगी का मतलब ध्यान केंद्रित करना। बाहर निक्की समझाती है कि ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह है और उनका काम अंधेरे में नाचना है। वो कहता है मानव मस्तिष्क धीमा है और एक साथ कई काम नहीं कर सकता है। सफल होने के लिए आपको पीड़ित के दिमाग में घुसना होगा और दुनिया को उनके नजरिए से देखना होगा। ये बताते हुए वो जेस को ध्यान दिए बिना आसानी से उसके पास से सामान उठा लेता है। वो उसे शुभकामनाएं देता है और चला जाता है। निक्की फिर अपने दोस्त होर और ठगों की एक टीम के साथ न्यू ऑरलियंस में एक काम करने के लिए जाती है। निक्की को जुए की लत है और वो एक घुड़दौड़ में पैसे हार जाती है। कुछ दिनों बाद जेस उसे ढूंढ लेती है। वो उसके दल में शामिल होने के लिए कहती। निक्की उसे आजमाने के लिए तैयार हो जाती है और उसे होर से मिलवाती है। उसे उम्मीद थी कि वो आएगी। सुपर बॉल वीक है और शहर खचाखच भरा हुआ है। जेस उनके साथ प्रैक्टिस रन के लिए जाती है। वे उसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों से ले जाते हैं, अनजान लोगों से घड़ियां, पर्स और अन्य कीमती सामान चुराते हैं। निक्की प्रभावित होती है और जेस टीम में शामिल हो जाती है। वे उसे एक होटल के कैसीनो में ले जाते हैं जहां वे उसे अपनी और भी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिसमें पहचान की चोरी और क्रेडिट कार्ड जालसाजी भी शामिल है। उन्होंने पिन कोड रिकॉर्ड करने के लिए नकली एटीएम भी लगाए। जेस निक्की के दोस्त और साथी फरहाद से मिलती है जो और भी जटिल घोटालों में शामिल है। फरहाद मूल रूप से जेस के अस्तित्व को नजरअंदाज करता है जबकि उसके बारे में सब कुछ पूछता है। भले ही निक्की उसका फायदा उठा रही हो क्योंकि वो निश्चित रूप से करेगा। उसके बुरे व्यवहार के बावजूद जेस अभी भी उसे पसंद करती है। जेस को समझाते हुए कि वे अपने बेस पर चोरी किए गए डेटा का क्या कर रहे हैं और वे मुनाफे को प्रतिशत के हिसाब से कैसे बांट रहे हैं, उसकी नजर एक हार पर जाती है जो उसे पसंद है। निक्की उसे बताती है कि वे जो कुछ भी चुराते हैं उसे बेचना पड़ता है ताकि कोई सबूत ना हो। जब जेस निक्की से एक बड़ी ठगी के बारे में पूछती है तो वो उसे तुरंत रिटायर कर सकता है। वो इस विचार को खारिज करते हुए कहता है कि वे थोक व्यापार में हैं और बड़े घोटाले केवल एक कल्पना है और वे रोमांटिक रूप से शामिल होने लगते हैं। जेस निक्की से पूछता है कि कुछ लोग उसे मधुर क्यों कहते हैं। वो कहता है कि उसके पिता उसे ऐसा कहते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मार्शमैलो की तरह नरम है। निक्की का मानना है कि इस खेल में दिल के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि ये आपको मार सकता है। बड़े काम से एक रात पहले सारी धोखाधड़ी हो जाने के बाद निक्की टीम की ओर मुड़ती है और उन्हें रिकॉर्ड तोड़ सप्ताह के लिए बधाई देती है जिसमें $2 मिलियन आए। वो सभी को उनके हिस्से को भेजने के सामान्य वादे के साथ घर भेजता है और निक्की को पैसे का बैग देता है और उससे वादा करता है कि वो उससे जुआ नहीं खेलेगा। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गई। उसने उसके सामने पूरा शो किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे वे कुछ ही मिनटों में लाखों कमा सकते हैं। उस समय तक जेस को निक्की से थोड़ा प्यार होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन शुरू से ही निक्की ने उसे सिर्फ ठगी के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निक्की ने उसे $80,000 नकद दिए और कहा, अलविदा, तुमने अच्छा काम किया। जेस ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट गया था। उसे निक्की से सच्चा प्यार हो गया था। अब 3 साल बाद हम एक रेस कार को सर्विस स्टेशन पर आते देखते हैं और जल्द ही हम निक्की को भी देखते हैं। दोपहर के भोजन पर उसकी मुलाकात गेरिया से हुई जो एक अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक थे। उनकी शोध टीम ने EXR नामक एक नया एल्गोरिथम विकसित किया था। गेरिया को चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी मैकवान की टीम को हराना था। हाँ, योजना सरल थी। निक्की गेरा की मुख्य इंजीनियर होने का नाटक करेगी, फिर वे उसके और गेरा के बीच एक फाइट का नाटक करते ताकि दूसरी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की EXR का नकली वर्जन मकवान को बेचती जबकि गेरा की टीम असली का इस्तेमाल करती जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती। डील के मुताबिक निक्की को इस काम के लिए $1 मिलियन मिलने थे, साथ ही नकली EXR बेचने से उसे जो भी कमाई होती, लेकिन गेरिया के सिक्योरिटी हेड ओवेंस को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने निक्की को सीधे धमकी देते हुए कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें सीधे सीने में गोली मार दूंगा।
बाद में एक प्रीवियस पार्टी में निक्की की मुलाकात जेस से होती है, जो अब गेरा की गर्लफ्रेंड है। उनकी योजना भीड़ के बीच में लड़ाई का नाटक करने की थी, लेकिन जेस को देखकर निक्की दंग रह गई। जेस शांत भाव से निक्की के पास गया और बोला, मैं अब ठग नहीं रहा। 3 साल पहले जो भी हुआ अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये भी बताया कि गेरिया को उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था और अगर ऐसा ही रहा तो बेहतर है। ये सब सुनकर निक्की को जलन होने लगी। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। पहले उसे सिर्फ लड़ने का नाटक करना था, लेकिन अब वो गेरिया पर सच में भड़क गया। उसने सबके सामने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। ये ड्रामा बिल्कुल वैसा ही था जैसा विरोधी रेसिंग टीम देखना चाहती थी। जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक विरोधी टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में था। अगली सुबह निक्की की मुलाकात मचवान से हुई। वो सीधा साधा था। इसके लिए तुम्हें 3 मिलियन खर्च करने होंगे। मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया। नतीजों ने मचवान को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस बीच जेस की मुलाकात सड़क पर हेड से हुई। उसे निक्की ने भेजा था। उसने बताया, जेस ने कहा कि 3 साल पहले निक्की के पास गायब होने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जरूरी था। उसने ये भी कहा कि निक्की अब भी उससे प्यार करती है, क्योंकि होड ने उसे एक डिब्बा दिया। अंदर वही हार था जिसकी जेस कभी तारीफ करती थी। जेस ने कहा कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए उसके मन में अभी भी कुछ है। जल्द ही डील का दिन आ गया। निक्की ने सॉफ्टवेयर मचवान को सौंप दिया। बदले में मचवान के सुरक्षा अधिकारी ने उसे 3 मिलियन दिए, लेकिन निक्की ने चुपके से सॉफ्टवेयर की प्रतियां हर रेसिंग टीम को बेच दी थी। उसने इससे लाखों कमाए। फिर शुरू होने तक किसी को एहसास नहीं हुआ कि सभी टीमों में एक ही सिस्टम था। उस रात भागने के बजाय निक्की ने जेस को मैसेज किया। अगर वो समय पर आ जाती तो वे साथ भाग सकते थे। वो इंतजार करता रहा, लेकिन जेस नहीं आई। जब वो हार मानकर जाने वाला था तभी वो आ गई, लेकिन भागने का समय नहीं था, क्योंकि तभी वही आदमी आया जिसने मचवान की ओर से निक्की को 3 मिलियन दिए थे। वो सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं था, वो गेरिया का सुरक्षा कर्मी था। और अब उसे सच्चाई पता चल गई थी। निक्की ने नकली सॉफ्टवेयर नहीं बेचा था, उसने असली सॉफ्टवेयर बेचा था। उसने पूरे गियर में सूट पहना था और जानबूझकर निक्की की कार से टकराया था। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद निक्की और जेस को पकड़ लिया गया। फिर हम देखते हैं कि उन्हें बांध दिया गया था और सारा कैश गेरा के सामने रख दिया गया था। वो गुस्से में था। उसने इस प्रोग्राम को बनाने में 40 मिलियन यूरो का निवेश किया था और अब सब बर्बाद हो गया था। सबसे बड़ा रहस्य ये था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निक्की ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो गेरा ने जेस को पकड़ लिया और उसकी नाक तब तक बंद कर दी जब तक कि उसका दम नहीं घुट गया। ये देखकर निक्की टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने जेस के लिए उसकी पुरानी भावनाओं को फिर से जगाया था और उसे एक हार दिया था जिसमें एक विशेष चिप थी। जब गेरा ने सॉफ्टवेयर खोला तो निक्की ने हार का इस्तेमाल करके उसका पासवर्ड और डेटा चुरा लिया। ये सुनकर जेस का दिल टूट गया, लेकिन गेरा और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। गेरा ने कहा, जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे पता था कि वो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी। और जेस ने माना, मैं बस उसकी महंगी घड़ियों का कलेक्शन चुराना चाहता था। ये सुनकर निक्की स्तब्ध रह गई। जेस ने गेरा को सिर्फ जलन दिलाने के लिए प्यार का नाटक किया था। अब दोनों पकड़े जा चुके थे। गेरा ने बिना वक्त गवाए पूछा, तुमने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया? गोली सीधे निक्की के सीने में जा लगी। ये देखकर गेरा घबरा गया। उसने ओवेन से कहा, हम पैसे तो वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मर्डर के आरोप में पकड़े गए तो सब खतरे होता। जेस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन तभी ओवेंस ने कहा, डरो मत, मैं दरअसल निक्की का आदमी हूँ। असल में मैं उसका पिता हूँ, उसका असली पिता। उसने जानबूझकर निक्की के दिल के पास गोली मारी, घाव को टेप से सील कर दिया, सिरिंज से खून निकाला और उसके सीने में हवा का दबाव स्थिर किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोली। वो अभी भी जीवित था। ये नाटक थोड़ा पागलपन भरा था, लेकिन ये काम कर गया। अपने पीछे ढेर सारा पैसा लेकर वे तीनों भाग निकले। निक्की वास्तव में एक अनाथ थी। ओवेंस ने ही उसे पाला था। उसने निक्की को उसके सारे ठगी के हुनर सिखाए। नंबर 1, नियम, कभी भावुक न हो। लेकिन निक्की को सचमुच से प्यार हो गया था। ओवेंस ने उन दोनों को एक अस्पताल के सामने छोड़ दिया और सारे पैसे अपने साथ ले गया। निक्की के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसने देखा कि जेरिया की 200,000 यूरो की घड़ी जेस की कलाई पर थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। इस वीडियो को लाइक करें और इसे हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।